मेरे वाले VS कोड से थोड़ा डिफरेंट दिखेगा तुम्हारा, क्योंकि मैंने सेटिंग्स बहुत सारी चेंज करी है। ये वाली फाइल मैंने सही तरह से हटा ही देता हूँ। तुम्हारा ये हो गया यहाँ पे, ऐसे करके आ रहा होगा स्टार्टिंग में कुछ, इसमें से कोई आइकन नहीं दिख रहा होगा और ऐसा कुछ कुछ बोल रहा है। ऑक्सीजन से अभी कुछ नहीं पूछा ना किसी को। VS कोड इनेबल कर, वो ऑन कर लेना। और इसके अंदर जो मैंने पहले बताए थे, एक तो एक्सटेंशन बताए थे जो जो इंस्टॉल करने थे, और कैसे इंस्टॉल करना है VS कोड वो भी बताया था। ठीक है, तो वो सबने कर लिया हुआ है। तो एक्सटेंशन अगर तुमने इंस्टॉल नहीं करे तो वो वीडियो दोबारा देख लेना। मेरे एक्सटेंशन कुछ अभी इसमें ज्यादा होंगे, ये सारे ही तुम्हें इंस्टॉल करने नहीं है, क्योंकि मैंने तो और चीज के लिए भी करे थे ना, तुम्हें यूज करने वाले अभी फिलहाल जितने मैंने कराए थे उतने में हफ्ते। VS कोड। तो VS कोड क्या है? फुल फॉर्म इसकी विजुअल स्टूडियो कोड बनाया किसने था? ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। और ओपन सोर्स एडिटर है। पहले पूरा नहीं था शायद, अब पूरा हो चुका है, मुझे इतने अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले कुछ पार्ट प्रोप्राइटरी थे इसके, पर अब नहीं है शायद। और उसमें अब नए फीचर ऐड होते जा रहे हैं। ओपन सोर्स है तो वैसे भी अच्छा ही है, और काफी पॉपुलर है फिलहाल तो। काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी यही है। लगभग सब चीज को रिप्लेस कर दिया है VS कोड ने। तो VS कोड क्या है? पहले तुम्हें IDE क्या होती है पता है? IDE। आई थिंक मुझे ये ID का टॉपिक यहाँ पे लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए पता नहीं, पर ठीक है, शॉर्ट में बता दूंगा क्या होता है। वैसे बताना तो यही चाहिए, क्योंकि एडिटर की बात ये है, एडिटर थोड़ा बताऊंगा इसके बाद। तो ये है, ID पता है तुम्हें? हाँ। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जिसकी फॉर्म होती है, वो होता क्या है वो। और टेक्स्ट एडिटर में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें ठीक है। तो हमारा VS कोड क्या है? VS कोड ID नहीं है, ये है हमारा टेक्स्ट एडिटर। ID क्या होती है? IDE भी लगभग इसी की तरह, अगर दिखने में कह सकते हो तो इसी की तरह होती है वैसे, पर उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। कोई एक ID जनरली किसी एक लैंग्वेज के लिए फोकस्ड होती है। जैसे पाइचाम नाम की एक ID है, IDE, जो कि पाइथन के लिए, पाइथन फोकस्ड है। मतलब और चीजें भी हो जाती है उसमें, पर फोकस पाइथन के लिए जो सारे टूल्स अवेलेबल है उसमें, जो फीचर्स अवेलेबल है मोस्टली सब पाइथन के लिए है। उसमें क्या होता है, किसी आईडी में बेसिक एक वो होता है एक्सप्लोरर, जिसके अंदर तुम फाइल्स को व्यू कर सकते हो। किसी भी आईडी में वैसे प्रोजेक्ट खोलते हैं। एक प्रोजेक्ट होता है हमारे, एक फोल्डर जिसके अंदर हमारी सारी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स हैं। ठीक है। तो वो हमारा होता है उसमें, उस प्रोजेक्ट को हम एक्सप्लोरर के अंदर उसकी, उस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो देख सकते हैं। जैसे कि अगर VS कोड में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सप्लोरर आता है, यहाँ पर फाइल्स जो दिखती हैं वही उसी की तरह। और इसमें और भी फीचर्स होते हैं। और एक टर्मिनल होता है जो कि नीचे आता है टर्मिनल। और फिर हमारे एक एडिटर तो होता ही है जहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं। और भी डिबगर्स भी होते हैं, जो कि हमारे कोड में अगर कोई बगा हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए होते हैं। और बहुत सारे फीचर, तो अलग अलग आईडी के अलग अलग फीचर्स होते हैं वो, और लैंग्वेज स्पेसिफिक्स भी होते हैं। जैसे कि एक एंड्रॉयड का ऐप डेवलप करना है तो उसका नाम सुना होगा, एंड्रॉयड स्टूडियो नाम की एक आईडी आती है। ठीक है। तो वो आईडीज होती है किसी एक लैंग्वेज के लिए, जो एक उस पर, उस लैंग्वेज के टारगेटेड, जो कि हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि उसमें ऐप डेवलपमेंट करने का काम आता है। तो वो होता है आईडी। आईडी थोड़ी हैवी होती है, क्योंकि उसमें जो फीचर्स और टूल्स होते हैं वो सब पैक होते हैं उसमें, तो उस वजह से वो हैवी हो जाती है। लोड होने में भी टाइम लगाती है, और उसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट को, पूरे प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है ना उसमें, तो उस वजह से वो
जब स्टार्ट हो जाती है उसके बाद वो पूरा प्रोजेक्ट स्कैन करने में थोड़ा टाइम लगता है उसमें। कंप्यूटर की स्पीड पर भी डिपेंड करता है, फिर भी टाइम लगता है थोड़ा सा। अब ये VS कोड क्या है? VS कोड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर मतलब कोई भी प्लेन टेक्स्ट फाइल जो होती है हमारी, उसको एडिट करने के जो काम आता है वो होता है टेक्स्ट एडिटर। हमारे विंडोज में एक और टेक्स्ट एडिटर है जैसे कि नोटपैड। नोटपैड जो है हमारा, ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है। उसके अंदर से जो तुम प्लेन टेक्स्ट फाइल्स हैं उसको एडिट कर सकते हो ना, उसमें एडिट करना मतलब उसमें चीजें इंसर्ट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, वो सारी चीजें। तो ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है। तो विजुअल स्टूडियो कोड और नोटपैड में क्या डिफरेंस है? नोटपैड खाली सिंपल टेक्स्ट फाइल है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। इसमें खाली जो भी चीज है वो वैसे दिखेगी जैसे तुम लिखोगे, बस extra कुछ नहीं है इसमें। अब लिखने के लिए कोड तुम लिख सकते हो नोटपैड में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा तुम्हें। अगर तुम पे इतनी पावर है तो तुम लिख सकते हो, ठीक है। और VS कोड क्या है? टेक्स्ट एडिटर जिसमें, जो कि डेवलपर्स के लिए बताएं, उसमें क्या है, भले ही एक टेक्स्ट एडिटर है पर इस पे इतनी पावर है कि एक IDE को टक्कर दे सके, क्योंकि इसमें हम एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन का यूज करके हम इसे किसी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसमें फीचर्स सिमिलर मिल जाते हैं हमें जो IDE में मिलते हैं। और एक टेक्स्ट एडिटर इसलिए लाइट वेट भी है। फीचर काइंड ऑफ जो IDE है उसके तरह मिलते हैं, इसलिए आजकल ये पॉपुलर भी है। आजकल मतलब लोग तो करते होंगे पाईचाम, तो जैसे मैं पहले पाईचाम करता था पाइथन के लिए, पर अब मैं स्विच हो गया था उस VS कोड में, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता लोड होने में, बहुत अच्छा है। इसमें एक्सटेंशन का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, इसे कस्टमाइज, तो अपने नीड के अकॉर्डिंग ये इसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं। और क्या, तो स्टार्ट करना तो तुम्हें पता होगा, वैसे करोगे तो स्टार्ट दिख जाएगा, इसमें वेलकम पेज दिखता है स्टार्टिंग में। अगर तुम्हें डिसेबल करना है कि स्टार्टिंग में ना दिखे, पर ये स्टार्टिंग में हमेशा नहीं दिखता, ये तब दिखता है अगर कोई तुम्हारा फोल्डर ओपन नहीं है, प्रोजेक्ट ओपन नहीं है, तो उसमें दिखता है। अगर तुम्हें ये डिसेबल करना है तो यहाँ से कर सकते हो, शो वेलकम पेज ऑन स्टार्टअप, इसको अनचेक कर दोगे तो यहाँ से नहीं दिखेगा अगले टाइम। तो इसमें वेलकम पेज में यहाँ पे जैसे लेफ्ट साइड में दिख रहा है न्यू फाइल्स, ओपन फाइल, ओपन फोल्डर, ये सारी चीजें दिख रही है। और रिसेंट यहाँ पे रिसेंट दिख रहे हैं, जो अभी तुमने फोल्डर खोले होंगे, तो वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी। अब वेलकम अगर हटाऊं, लेफ्ट साइड में कुछ कुछ है। ये मैं राइट साइड पे रखता हूँ, तो तुम्हें चेंज करना है तो इसे यहाँ पे एम्प्टी स्पेस में राइट क्लिक करना, यहाँ पे मूव प्राइमरी साइड वाइड टू राइट कर देना, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब तुम्हारी प्रेफरेंस हो तुम्हें कहाँ रखना है, मुझे राइट पे अच्छा लगता है, कुछ लेफ्ट में भी रखते हैं, तुम्हारी वही चीज। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग होता है, ये एक्सप्लोरर होता है, यहाँ पे सारी फाइल्स दिखती हैं, यहाँ पे सब नई फाइल्स बना सकते हो और फोल्डर्स भी बना सकते हो। यहाँ पे आउटलाइन, टाइपलाइन और ये सारी चीजें दिखती है। ओपन एडिटर, एडिटर कौन कौन से ओपन किया है तुमने इसके अंदर अभी, ठीक है, वो सारी इसमें दिखते हैं एक्सप्लोरर में। यहाँ पे सर्च, ये अलग अलग चीज़ों के लिए सर्च है कि अलग अलग फाइल्स में अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड तुम्हें ढूंढना है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो, और अगर फाइल्स को भी सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ये वाला है एक्सटेंशन है, इसके अंदर एक्सटेंशन जो जो तुम्हारी इंस्टॉल्ड है, और जो तुम्हें अगर सर्च भी करनी है तो एक्सटेंशन यहीं से सर्च करोगे। ये वाला रन एंड डिबग है, वो छोड़ो, इसको सोर्स कंट्रोल ये भी छोड़ो, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। नीचे यहाँ पे अकाउंट्स हैं, जो कि तुम गिटअप का अकाउंट यहाँ पे लिंक कर सकते हो, उससे क्या होता है तुम्हारी सेटिंग सिंक हो जाती है, अलग अलग डिवाइस में सेम अकाउंट लॉगिन करोगे तो यहाँ पे जो सेटिंग्स करोगे वो वहाँ पे भी लग जाएगी। जैसे कि अगर मैंने ये थीम लगा रखी है, मान लो ये वाली जो थीम है, तो अगर मैं यहाँ पे लगाई तो उस वाले डिवाइस में भी लग जाएगी, अकाउंट सिंक मतलब सेटिंग सिंक हो जाएगी। यहाँ पे से नीचे से मैनेज में जाके इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे कंट्रोल, कमांड पैलेट, प्रोफाइल्स, सेटिंग्स, एक्सटेंशंस, सारी चीजें यहाँ पे भी हैं। थीम्स में जाकर अलग अलग थीम्स, कलर थीम्स, जैसे कि मेरी कौन सी लगी है, कलर थीम मेरी लगी है टोक्यो नाइट स्टॉर्म, तो कोई भी लगा लो, जैसे उससे शायद मोनोकाई लगाई थी मैंने उस दिन।
थीम्स और ये फाइल आइकन थीम जो वहाँ पे एक्सप्लोरर आएगा। एक्सप्लोरर के अंदर जो फाइल्स दिखती हैं और फोल्डर्स दिखते हैं उसके बाद आइकन जो दिख अगर तुम्हें दिखाने हैं तो यहाँ पे एक नई थीम तुम इंस्टॉल कर सकते हो। मटेरियल आइकन नाम से थीम इंस्टॉल कर रही थी तो वहाँ पे से उससे वो दिखता है प्रोडक्ट आइकन थी। तो आइकन जो बाहर दिखना है ये वाला आइकन तो इसलिए चेंज कर सकता हूँ, मैं करता नहीं ये वाला। तो लीव करो उसका। हाँ तो अब इसमें क्या है, हमें फाइल एडिट करनी है तो इसमें मैंने उस दिन बताया था, एक दिन बताया था दो तरीके होते हैं एडिट करने का। एक सिंगल फाइल या तो एक बार एक या तो पूरे फोल्डर ओपन कर सकते हो साथ में। तो अगर मैं सिंगल फाइल की बात करूँ, मान लो यहाँ पे लूप वाले में लूप वाले में मैंने मान लो एक नई फाइल बनाई। यहाँ पर न्यू जाके का नाम चेंज करके मेन डॉट सी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ सी फाइल को तो मैं इसको राइट क्लिक करके अभी डायरेक्ट अगर मैं डबल क्लिक भी करता तो ये ओपन VS कोड से हो रहा था, पर अगर नहीं हो रहा है तो राइट क्लिक करके ओपन विथ करके विजुअल स्टूडियो कोड करके जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे फिर विंडोज 11 है तो फिर राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस ओपन, ये वो आ रहा है, नहीं तो ओपन विथ कोड भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये वाला ऑप्शन ना आए तो ये वाला यहाँ पे से भी आ सकता है विजुअल स्टूडियो कोड। ये वाला ऑप्शन तब आएगा जब तुमने जिस टाइम इंस्टॉल करा होगा उसमें एक सेटिंग इनेबल करनी पड़ती है या कि कुछ कंटेक्स्ट मेन्यू नाम से सेटिंग होती है तो वो सेटिंग इनेबल करनी पड़ती है तो दिखेगा ये वाला। अगर नहीं है तो वो दोबारा इंस्टॉल करके वो वाली सेटिंग इनेबल कर लेना। तो यहाँ पे दिख जाएगा वो। तो यहाँ पे ओपन विथ कोड करूंगा तो सिर्फ ये वाली फाइल खुलेगी यहाँ पे एडिट होने के लिए। यहाँ पे नाम आ गया फाइल का और यहाँ पे टाइप करने के लिए आ गया। और जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है ये नया फीचर है VS कोड का, पहले ऐसा लिखा नहीं आता था। आजकल क्या है कि इसमें इनने गिटहब कोपायलट का फीचर दे देना AI है एक, तो उस चीज के लिए यहाँ पे एक वो आ रखा है यहाँ पे स्टार्टिंग से कि ओपन चैट करके यहाँ पे तुम वही AI वाला फीचर यूज कर सकते हो। तो उसे छोड़ो, हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे जैसे हम टाइप कर रहे हैं ऐसे मैं हटा रहा हूँ, मैंने एक वो बनाया था इसका शॉर्टकट साइड होगा इसमें। हाँ तो जैसे कि हमने कोड टाइप कर दिया, ठीक है अपना, तो ये उस फाइल के अंदर सेव हो चुका होगा। अभी मैंने ऑटो सेव भी इनेबल कर रखा है। यहाँ फाइल में जाके अगर ऑटो सेव इनेबल कर दोगे तो यहाँ पे हमारा ये जो फाइल्स है जैसे टाइप करते रहोगे वैसे सेव होते रहेगी, तो तुम्हें बार बार कंट्रोल एस दबा के सेव करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी प्रेफरेंस, अगर तुम ऐसा नहीं चाह रहे हो कि ऑटो सेव हो, हम कंट्रोल एस दबा के सेव करें, तो फिर वहाँ पे से ऑटो सेव डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे VS कोड के अंदर तो मैं इनेबल ही रखता हूँ ऑटो सेव को। अभी यहाँ पे एक्सप्लोरर खोलोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा और नो फोल्डर ओपन दिखाएगा। ओपन एडिटर के अंदर दिखाएगा कि एक एडिटर ओपन है, वो ये वाला है। ये है जब हम सिंगल फाइल एडिट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे फाइल के अंदर जाके देखोगे तो इसका साइज बढ़ चुका है, 88 बाइट्स हो चुका है। अब इसको तुम नोट पैड के अंदर अगर खोलोगे चूज अनदर ऐप करके, देखो यहाँ भी तुम्हें दिख जाएगा वो कोड। दिख रहा है कि मैंने फॉन्ट चेंज करा, वो कैस्केड कोड लगाया तो वैसे दिख रहा होगा, नहीं तो डिफॉल्ट वाले में अलग दिखेगा फॉन्ट। क्या होता है, कैलिब्री होता है शायद, या जो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें कोड तो दिख जाएगा अपना, पर यहाँ पे ये है कि तुम्हें वो सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे जो कि एक आईडी या एक कोड टेक्स्ट एडिटर के अंदर मिलते हैं। जैसे कि मैं वहाँ पे टाइप करूंगा तो मुझे सजेशन आ जाएगा कि stdio लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी इंक्लूड करनी है, क्या इंक्लूड करना है। या फंक्शन का जैसे p टाइप करूंगा तो प्रिंट एफ का सजेशन दे देगा कि ये वाला फंक्शन यूज करना है, तो वो कर सकते हो। और इसके अंदर हमें पूरा खुद ही लिखना पड़ेगा और कोई सिंटैक्स हाईलाइटिंग नहीं हो। सिंटैक्स हाईलाइटिंग मतलब जो कि किसी भी लैंग्वेज स्पेसिफिक टोकन्स होते हैं, जो अलग अलग टोकन्स उनको अलग अलग हाईलाइट करता है कि हमारा कोड टेक्स्ट एडिटर। जैसे कि कहाँ है इसमें हमारा ये, जैसे इंक्लूड एक वो टोकन है अलग, इंट वॉइड, ये अलग अलग कलर के आ रहे हैं ना सारे। जैसे लाइब्रेरी है तो ये ग्रीन में आ रही है, एक फंक्शन का नाम
इसको ये ब्लू में आ रहा है, जो भी ब्लू है, फंक्शन का नाम ब्लू में आ रहा है, फिर स्ट्रिंग आ रही है हमारी इसमें ग्रीन में, इंटीजर लिटरल इंटर लिटरल आ रहा है हमारा ऑरेंज पे। तो ये सारे जो हमारे कीवर्ड्स हैं अलग अलग, उसको अलग अलग हाईलाइट करते हैं, तो अलग अलग पार्ट हमें इजीली दिख जाते हैं, रिकॉग्नाइज हो जाता है। तो ये आईडी के अंदर होता है, पर हम नोट में नहीं कर सकते तो। अच्छा। तो ये डिफरेंस है, एक जो कोड स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर है और एक जो नॉर्मल नोटपैड है। ठीक है, डॉन सेव करूंगा तो नोटपैड हटा दो। तो जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं मोस्टली, वो हम एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के अंदर ही लिखते हैं। ये सारी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल ही होती है, डॉट सी एक्सटेंशन है ये टेक्स्ट फाइल ही। इसको मैं डॉट टेक्स्ट कर दूंगा, रहेगा वही कोड, तो वही रहेगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो ये हो गया जिसमें हम कर रहे हैं सिंगल फाइल को एडिट। और एक तो ये था कि हमने पहले फाइल बनाई, फिर उसको एडिट करना है। ठीक है, उसको वहां पे से ओपन करा और यहाँ पे से एडिट कर रहे हैं। एक ये हटा देता हूँ। एक ये है कि अगर तुम्हें सिर्फ VS कोड ओपन करा तुमने और कोई नई फाइल नहीं बनाई है, डायरेक्ट यहाँ पे एक फाइल एडिट करना चाहते हो, तो या तो कंट्रोल N दबा दो, या तो यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू फाइल दबा दो। फिर यहाँ पे पूछ रहा है किस टाइप की फाइल है, तो हम टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन ही आ रहा है यहाँ पे देखो, ओपन चैट या और सेलेक्ट लैंग्वेज। सेलेक्ट लैंग्वेज करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। वैसे ये ऑटो डिटेक्ट भी कर लेता है थोड़ा लिखने के बाद कि कौन सी लैंग्वेज है, पर अगर तुम्हें इस पर भी सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज करके बहुत सारे लैंग्वेजेस है इसमें ऑप्शन, तो उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे सी करूंगा तो वहाँ पे आ जाएगा, पर अभी ऑटो डिटेक्ट मोड पे है, तो वो खुद डिटेक्ट कर लेगा, तो मैं भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, अब खुद ही सिंटैक्स हाइलाइटिंग इनेबल हो गई है उसकी। तो यहाँ पे सी भी दिख रहा है, ये मेरा वो जो एक्सटेंशन था मटेरियल आइकन, उसके वजह से आइकन दिख रहा है फाइल का। और नीचे भी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लैंग्वेज दिखती है कि करंटली कौन सी लैंग्वेज हम जो फाइल एडिट कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी सी वाली कॉन्फ़िगर्ड लैंग्वेज है, तो वो हमारी सिलेक्ट हो चुकी है इस चीज के लिए, ऑटो डिटेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी एक फाइल बना सकते हो। अब इसे ये यहाँ पे डॉट दिखा रहा है ना, ये क्रॉस नहीं दिखा रहा। डॉट का मतलब होता है कि ये एडिटेड फाइल है, मॉडिफाइड फाइल है, इसको सेव नहीं किया तुमने अभी। अब इसको सेव कर दोगे जब, अभी ऑटो सेव इसलिए नहीं क्योंकि तुमने सिर्फ यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करी है, उसे पता नहीं है कि इसे सेव करनी का है। ठीक है, इसलिए वो सेव नहीं कर रहा, ऑटो सेव नहीं कर रहा। अब इसको कंट्रोल एस से या ऐसे फाइल में जाके यहाँ पे सेव एज या सेव कर दोगे, तो फिर मान लो यहाँ पे मेन जीरो डॉट सी करके अगर मैं सेव करूँ इसे, यहाँ पे फाइल का नाम चेंज हो जाएगा, मेन जीरो डॉट सी। और अब जो भी मैं टाइप करूंगा तो वो अब यहाँ पे ऑटो सेव होता रहेगा। ठीक है, तो ये होगा सिंगल फाइल एडिट करने के बाद। सिंगल फाइल एडिट करना में ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है मान लो, क्योंकि हम जब भी एक बनाएंगे तो एक पूरा फोल्डर होगा जिसके अंदर हमारी फाइल्स होंगी अलग अलग, जो कि उस पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगी, तो उन सबको साथ में देखना चाहते हैं। ये वाले मोड तब है जब छोटी सी स्क्रिप्ट्स हैं जो कि हमें उसी टाइम रन करनी है, क्विक प्रोग्रामिंग कर ली कुछ उस चीज़ पे। तो अगर इसको रन करना है तो जैसे अगर मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाया था कोड रनर नाम से, ये वाला। ठीक है, तो इसके हेल्प अगर ये है तुम्हारा, तो फिर कंट्रोल अल्ट एन दबाओगे, कंट्रोल अल्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन दबा दिया, कंट्रोल अल्ट एन, तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। अभी ये नीचे जो खुल रहा है उसके बारे में और बताऊंगा, थोड़ा स्लो लोड हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे प्रोग्राम रन हो जाएगा। अभी इसका आउटपुट तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि ये है नहीं यहाँ पे कुछ, तो इसका आउटपुट यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, बस स्लो चल रहा है। हाँ, ठीक है, तो वहां पे से रन कर सकते हो कंट्रोल अल्ट एन क्लिक करके, या तो यहाँ पे अगर जाओगे, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, पर ये डायरेक्ट क्लिक मत करना जब तक ये नीचे इसका बग दिख रहा है ना, तो ये क्लिक मत करना क्योंकि ये डिबग वाला है उसमें रन करता है।
यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है इसमें क्लिक करना, रन कोड दबाने, वही शॉर्टकट दिख रहा है कंट्रोल Alt N, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये है उसका कोड रनर का, तो इसमें क्लिक करोगे तब वो वाला दोबारा रन हो जाएगा सेम। ठीक है, तो ये है। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज, क्योंकि अब मैं बनाऊंगा एक नया प्रोजेक्ट, जो फोल्डर होगा मतलब। तो मैं इस गेस कोड को भी क्लोज कर रहा हूँ, उस फाइल के अंदर मैं जाता हूँ, मैं इसको हाँ डिलीट कर दूँगा। तो मतलब मान लो कि मुझे यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाना है, ट्यूटोरियल नाम से बना देते चलो। ठीक है, तो मान लो ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब इसको ओपन करने का अलग 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 तरीके हैं। या तो VS कोड को खोलो, उसके अंदर जाके यहाँ पे ये एक्सप्लोरर पे क्लिक करोगे तो ओपन फोल्डर आ जाएगा, ओपन फोल्डर को क्लिक करके फिर यहाँ पे से नेविगेटर जो है हमारा फाइल सेलेक्टर या फोल्डर सेलेक्टर जो है उसमें जाके वही वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेना जैसे बताया था पहले से। इसके अंदर वो फाइल्स नहीं दिखेगी, अगर तुमने इसके अंदर फाइल्स भी सेव करी है अपनी प्रोग्रामिंग की फाइल्स पहले से, तो वो नहीं दिखेगी क्योंकि ये फोल्डर सेलेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा फोल्डर, एक तरीका ये है। ये वाला ओपन फोल्डर यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो ओपन फोल्डर में तो यहाँ पे मिल जाएगा वेलकम वाले उसमें टैब में। ठीक है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि या तो इसमें राइट क्लिक कर लो येलो फोल्डर में, फिर मोर शो मोर ऑप्शन में जाके यहाँ पे ओपन विथ कोड कर लो। ठीक है, ये करोगे तो फोल्डर खुल जाएगा सीधे उसके अंदर। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि फोल्डर के अंदर ही चले जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे भी शो मोर ऑप्शन करो, यहाँ पे भी फिर ओपन विथ कोड कर लेना। ठीक है, दोनों तरीके से आ जाएगा, मतलब इतने सारे तरीके हैं, किसी से भी ओपन कर लो, ये फोल्डर ओपन हो जाएगा उसके अंदर। हाँ, तो जैसे वहाँ पे वहाँ पे से फोल्डर ओपन कर दिया था ना मैंने, तो यहाँ पे पहले तो ये वाली स्क्रीन आएगी जिसमें डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ दिस फाइल्स एंड फोल्डर, ये सेफ्टी फीचर है VS कोड के अंदर कि कोई भी फोल्डर को ओपन ना कर दे जिससे मतलब कुछ अगर मैलिशियस होगा उसके अंदर तो वो एग्जीक्यूट ना हो जाएगा वो सारी चीजें। तो ये साइट ट्रस्ट ऑर्डर कर देना, अगर तुम्हारे खुद का फोल्डर अगर नहीं है तो फिर देखते हैं तुम अपने अकॉर्डिंग, हम ब्राउज कर सकते हो रेस्ट्रिक्टेड मोड में, उसमें कोई एक्सटेंशन इनेबल नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये साइट सस्ता ऑर्डर करता हूँ, फिर यहाँ पे ओपन एडिटर्स के अंदर वही बताया था मैंने, यहाँ पे जो जो टैब्स खुले होंगे, जो जो एडिटर्स खुले होंगे वो यहाँ पे दिख जाते हैं, तो मुझे यहाँ पे दिखते हैं इसलिए मैं यहाँ ये वाला कोलैप्स कर देता हूँ इसको। ठीक है, और क्या है कि ट्यूटोरियल के अंदर यहाँ पे जो हमारा फोल्डर का नाम दिख रहा है, जो हमने फोल्डर ओपन करा है, इसको भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा ये। इसको इनेबल कर दें, यहाँ पे सारे फाइल दिखते हैं हमारे। तो ये दो बटन हैं, पहला वाला फाइल बनाने के लिए, दूसरा वाला फोल्डर बनाने के लिए। तो पहला वाला फाइल बनाने के लिए अगर मैं ये क्लिक करूँ तो यहाँ पे नाम डालने के लिए आएगा ऑप्शन, फाइल का नाम main.c नाम से अगर मैं फाइल बना रहा हूँ तो यहाँ पे एंटर दबाया, नई फाइल क्रिएट हो गई और यहाँ पे टैब खुल गया वही वाला उसी फाइल से रिलेटेड। मैं फोल्डर के अंदर जाके दिखाऊँ तो एक फाइल क्रिएट हो गई 0 KB के, मतलब अभी कुछ नहीं है ना उसके अंदर, तो इससे तो अब यहाँ पे मैं अपना कोड फिर से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोड लिख दिया तुमने अपना, अब इसको एक रन करना है, सो रन कैसे करना है वो मैंने बता दिया यहीं से, या तो यहाँ पे से रन कोड कर लेना। हाँ, इसे एक बार रन कोड दबा देते हो ना फिर ये वाला बटन चेंज होता है यहाँ पे, हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ क्या? हाँ, कभी कभी ये बटन चेंज होता है, चेंज मतलब यहाँ पे खाली ये वाला बग वाला बटन हट जाएगा, तो उसमें अगर होवर करोगे तो वो रन कोड कंट्रोल Alt N दिखाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है रन कोड दिखाएगा, तो फिर वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, पर जैसे अभी नहीं हो रहा तो रन कोड यहीं पे से करना पड़ेगा, या तो फिर शॉर्टकट यूज करो कंट्रोल Alt N। ठीक है, वो यूज कर सकते हो। अब जैसे कि हम प्रोग्रामर्स हैं, हमें ज्यादा काम कीबोर्ड में करना है, हम अपना हाथ नहीं उठाना चाहते हैं कीबोर्ड से, तो हम शॉर्टकट हमें देखने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। कुछ शॉर्टकट जो बाकी विंडोज के हैं, जो नॉर्मल होते हैं बेसिक शॉर्टकट्स, वो तो तुम्हें क्या पता याद होंगे। अब तुम VS कोड जब यूज करोगे धीरे धीरे, जब उसमें फाइल्स बनाने लग जाओगे तो तुम्हें कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जो बार बार रिपीटेटिव होगी, तो उसके शॉर्टकट तुम अगर देखोगे तो धीरे धीरे यूज करते करते याद हो जाते हैं। एक बार बैठ के रटने की कोशिश मत करना, जैसे यूज कर रहे हो उस टाइम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब तुम्हें नहीं आते तो बार बार देख सकते हो शॉर्टकट को कहीं पे जाके।
वो शॉर्टकट कहाँ से देखना है, उसके लिए तुम यहाँ पे ऊपर जो ये दिखा रहा है रिबन, इसमें ये मोर वाला ऑप्शन दबाना। अगर तुम्हारे उसमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा, अगर डायरेक्ट हेल्प दिख रहा तो हेल्प में दबाना। हेल्प के अंदर जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कीबोर्ड शॉर्टकट रेफरेंस, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल के कंट्रोल आर। तो उसमें क्लिक करोगे तो एक नया एक्सटेंशन मतलब ब्राउजर में एक वेबसाइट खुलेगी जहाँ पे से तुम्हारी एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी वाली। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, तुम्हारे उसमें अगर क्रोम है तो क्रोम में साइट डायरेक्ट डाउनलोड हो जाती है पीडीएफ, फायरफॉक्स में होती है, इसमें देख सकते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे तो तुम अपनी वो डाउनलोड कर लेना जो पीडीएफ है। ठीक है, ये शॉर्टकट इसमें सारे होते हैं, कुछ कुछ शॉर्टकट जो इसमें नहीं होंगे वो तुम देख सकते हो उसी के अंदर, वीएस कोड के अंदर से। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि जिसमें शॉर्टकट्स होते हैं वो उसमें काम नहीं करते, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अ, वैसे इसका कर जाएंगे शायद, क्योंकि ये वाला विंडोज की है ना, तो विंडोज वाले में चल जाएगा। तो अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो मैं बता दूँ, अगर यहाँ वीएस कोड के अंदर जाओगे, यहाँ सेटिंग्स वाले में जाओगे तो यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स नाम से ना, इसमें क्लिक करना। तो इसमें सारे शॉर्टकट जो तुम इनेबल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए सारे हैं। यहाँ पे देख भी सकते हो, कुछ कुछ है जो कि नहीं है, जैसे यहाँ पे इसमें के लिए कोई की बाइंडिंग नहीं है तो इसमें सेट कर सकते हो तुम। तो यहाँ पे से तुम सारे देख सकते हो। जैसे कि मान लो अब मुझे उस चीज का देखना है कि डिलीट अलाइन करके, तो मैं डिलीट अगर सर्च करता हूँ तो डिलीट लाइन करके यहाँ पे एक शॉर्टकट है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट के। ठीक है, तो जैसे ये वाला शॉर्टकट उसमें भी लिखा होगा रेफरेंस में, कंट्रोल शिफ्ट के, यहाँ पे भी होगा देख लेना, ये वाला कंट्रोल शिफ्ट के। ठीक है, तो ये वाली पीडीएफ डाउनलोड ही कर लेना, अगर हो सके तो प्रिंट करा लेना। उसमें से सारे शॉर्टकट यूज करोगे नहीं करोगे वो तो यूज केस पर डिपेंड करेगा। पर जैसे कि अगर प्रिंट नहीं भी कर रहे हो तो एक पेज में लिख लेना जो शॉर्टकट्स तुम फ्रिक्वेंटली यूज करोगे, उसमें से देख के वो साइड में चिपका लेना। फिर दीवार पे जहाँ पे भी यूज करते हो, डेस्कटॉप या लैपटॉप, तो मतलब जब भी यूज होंगे तो यहाँ पे से देख लेना, मतलब उसमें से देख लेना। ठीक है, तो वैसे तुम्हें नए शॉर्टकट्स भी याद हो जाएंगे, फिर तुम्हारी एडिटिंग फास्ट हो जाएगी, कोड राइटिंग और एडिटिंग। ठीक है, और ये कोड है क्या है, अब यहाँ पे से तुम फोल्डर भी बना सकते हो इसके अंदर। मान लो रिसोर्सेज या क्या बनाते हैं, या एसेट्स नाम से बनाते हैं कि इसके अंदर कोई फाइल्स सेव करेंगे हम। ठीक है, तो इसके अंदर फोल्डर बन जाएगा, इसके अंदर से क्लिक करोगे तो यहाँ पे से लो इमेज डॉट पीएनजी। ठीक है, ये इमेज है नहीं, ये खाली मैंने से टेक्स्ट फाइल बनाई है उस नाम से। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक इमेज है, तो इसके अंदर ये इस फोल्डर के अंदर दिखा रहा है ना, ये थोड़ा सा इंडेंटेड है थोड़ा सा अंदर को, मतलब इस वाले फोल्डर के अंदर है। अगर इसे मैं अनड्रैग करके बाहर लाऊं तो वो इस वाले के इंडेंटेशन लेवल में आएगा, तो मतलब फोल्डर के अंदर अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं वापस डाल दे रहा हूँ इसी के अंदर। तो ये बन गया फोल्डर के अंदर, तो ऐसे फोल्डर में मैनेज कर सकता हूँ। इसमें एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, अगर मान लो तुम्हें एकदम बाहर पे हो, अगर तुम्हें एक फाइल बनाते बनाते उसके पीछे फोल्डर में बनाना है। मान लो जैसे कि एसेट्स के अंदर ऑडियो के अंदर एक ऑडियो फाइल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एसेट्स फिर स्लैश फिर ऑडियो फिर स्लैश फिर साउंड डॉट वेव करके अगर मैं बनाऊँ तो ये एसेट्स तो फोल्डर पहले से था, अगर नहीं होता तो ये भी बन जाता। उसके अंदर एक ऑडियो नाम से फोल्डर बन गया जो कि मैंने उसमें डाला था, और फिर वो फाइल बन गई जो हमारी थी साउंड डॉट वेव। ठीक है, ऐसे करके तुम फोल्डर का एक पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हो ट्री। तुम्हें कोई लंबे अंदर फाइल सेव करनी है, मतलब एक फोल्डर के अंदर। तो ये तो हो गया एक्सप्लोरर में। एक्सप्लोरर में यहाँ पे जैसे कि मैं मेन डॉट सी में जाऊँ, यहाँ पे आउटलाइंस में तुम्हें वो भी दिख जाएंगे, कुछ कुछ जो मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम के सोर्स सोर्स फाइल पे। जैसे हमारा आउटलाइन के अंदर मेन जो मेन डॉट सी फाइल है उसके अंदर मेन फंक्शन है, तो ये मेन फंक्शन दिखा रहा है यहाँ पे।
मैं क्लिक करूंगा तो यहीं पे पहुंच जाऊंगा मैं। अगर मैं एक और फंक्शन बना दूंगा, तो इंट ग्रीट नाम से अगर एक फंक्शन बना दूं, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, ये चलो आर्ग्यूमेंट ले रहा है एक एयर स्टार नेम, और प्रिंटफ नेम प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। इंट रिटर्न कर रहा है, नहीं कराता हूँ रिटर्न, तो रिटर्न किसी का था। तो यहाँ पे एक और फंक्शन बन गया, देखो ग्रीट कैर स्टार नाम से, मतलब दिख रहा है वो कौन सा फंक्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर पहुंच जाओगे। ये आउटलाइन होता है, और इसमें एक टाइमलाइन भी होता है। टाइमलाइन क्या होता है कि तुम्हारे फाइल के अलग अलग स्टेट्स होते हैं, कब तुमने फाइल सेव करी और कब मॉडिफाई करके रख रखे है, तो वहाँ पे सारे टाइमलाइन सेव होते जाते हैं, जो हिस्ट्री होती है मतलब फाइल की। जैसे इसमें अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे डिफरेंस दिख जाएगा कि इस वाले टाइम में जो हमारे फाइल का स्टेट था और अभी जो फाइल का स्टेट है उसमें डिफरेंस क्या है। तो इस वाले में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा है, ये वाला मेन फाइल हमारी ये है, तो डिफरेंस वाली इसमें जा रहा है। उसमें डिफरेंस दिखा रहा है कि 4 लाइन ऐड हुई है, प्लस प्लस दिखा रहा है मतलब ऐड हुई है, और ये वाली लाइन साइड हुई है वो दिखा रहा है। इस पर यहाँ क्लिक करोगे तो रिवर्ट हो जाएगा, तो मतलब वो फाइल यहाँ पे से ये हट जाएगा अगर मैं रिवर्ट दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे से भी हट जाएगा। तो ये इस चीज़ के लिए होता है। यहाँ पे अलग अलग स्टेट में जा सकते हो, जैसे कि इस वाले स्टेट में यहाँ पे ये हट गया, मतलब ये माइनस दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि इस स्टेट में ये था, अब वाली स्टेज में ये वाली चीज नहीं है, माइनस है मतलब इस वाली स्टेज में था पर अब वाली में करंट जो स्टेट है उसमें नहीं है, तो माइनस दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं रिवर्ट करूंगा तो वो चीज दोबारा आ जाएगी यहाँ पे मेन। तो ये टाइमलाइंस अलग अलग सेव होते रहते हैं, तो ये दोबारा सेव हो गए, वो अपने अकॉर्डिंग टाइम इंटरवल में सेव करते रहता है। तो ये हो गया एक्सप्लोरर की बातें। ओपन एडिटर में क्लिक करूँगा तो अभी एक ही खुला है, मान लो जिसका अगर मैं उस पर भी फाइल बना देता हूँ उसमें, तो सी नाम से अगर मैं बना देता हूँ तो उसमें दो एडिटर खुलेगा, तो यहाँ पे भी दो ओपन एडिटर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे एक रोज ही रखा करो, ये यहाँ पे दिखता है। तो अभी एक्सप्लोरर भी बंद कर देता हूँ। सर्च में तुम फिर सर्च कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे सर्च करना है, मेन फंक्शन मैंने बनाया था याद आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, वहाँ पे उसके अंदर फंक्शन दिखा दिया उसका नाम, मतलब एक ही वर्ड मिला उसे मेन, तो वही दिखा रहा है। प्लेस यहीं पे से भी कर सकते हो। और अगर तुम्हें फाइल के अंदर ही करना है, सिर्फ फाइल के अंदर, तो यहाँ पर से भी कंट्रोल एफ वाला जो वो होता है हमारा शॉर्टकट, कंट्रोल एफ कर देगा हम लोग। कंट्रोल एफ फाइंड कर सकते हो, कंट्रोल एच से शायद रिप्लेस होता है, हाँ कंट्रोल एच से फाइंड एंड रिप्लेस होता है, वो सारी चीजें कर सकते हैं। और अलग अलग चीजें हैं जैसे फाइल्स में, यहाँ पे सारे फाइल रिलेटेड हैं एडिट से। कमेंट इनेबल कर सकते हो, जैसे कि मान लो इस वाले फंक्शन को मुझे पूरा कमेंट करना है, ठीक है, तो एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल स्लैश दबाओगे तो तुम्हारा वो हो जाएगा कमेंट। और यहाँ से भी कर सकते हो उसे, टॉगल लाइन कमेंट करके, शॉर्टकट वही है, शॉर्टकट यूज करेंगे हम ऑब्वियसली, कंट्रोल स्लैश दबा के वो अनकमेंट हो जाएगा। ये हमारा था सिंगल लाइन कमेंट था ना, स्लैश स्लैश सी में सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट करना है तो उसका शॉर्टकट भी होता है, ये कंट्रोल अल्ट ए, ये दबाएंगे तो ब्लॉक कमेंट हो जाएगा वो पूरा उसके अंदर आ गया, ठीक है। तो जनरली हम वही वाला यूज करते हैं, वो इजी होता है कंट्रोल स्लैश वाला, तो वही यूज करते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। सिलेक्शन के लिए एक फीचर है, ये तो बाद में बताऊंगा तुझे, तो इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आज कितना है, आज बस इतना है, इसको बताना है कि कैसे यूज करें। तो ये वाला भी एक नया फीचर आया है VS कोड में, यहाँ पे अलग अलग चीज सर्च कर सकते हो। यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो फाइल, जैसे प्रॉक, तो यहाँ पे फाइल का नाम आ गया। यहाँ पे अगर मुझे कमांड रन करनी है तो कमांड के लिए ये वाला एंगल ब्रैकेट दबा दूंगा, तो यहाँ पे वो आ जाएगा कमांड, कमांड पैलेट का शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल शिफ्ट पी, तो ये भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे ये दबा के सर्च फॉर टेक्स्ट, अगर कुछ टेक्स्ट ढूंढना है फाइल में, जैसे कि रीड,
तो यहाँ पे टेक्स्ट हमने सर्च कर लिया, ये वाला दिखा रहा है, इस पर क्लिक करो तो पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ पे और भी चीजें हैं, तो यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हो तुम। हम्म, ये तो नया फीचर आया था को पायलट का। को पायलट एआई है तो हम यूज नहीं करेंगे वैसे फिलहाल, तो इसलिए वैसे भी लॉगिन वॉगिन करना पड़ता है, और अभी हम लर्निंग फेज पे, तो इस पे एआई यूज नहीं करना। हाँ, अब क्या है, हम दो फाइल्स को साइड बाय साइड खोल सकते हैं। ये अभी करंट फाइल हम ये खुली है, इस वाले बटन को दबाएंगे तो हमारे एडिटर स्प्लिट हो जाते हैं, तो दो एडिटर खुल गए। अब ये सेम फाइल है, तो इसमें जो भी एडिट करेंगे तो वही इसमें भी, वहाँ पे भी एडिट होगा। टैब, तो यहाँ पे भी एडिट हो जाएगा। ये दोनों सेम फाइल है, पर अगर यहाँ पे हम दूसरी फाइल भी खोलना चाहते हैं तो ये वाला ड्रैग करके ले जा सकते हैं यहाँ पे ऑब्वियसली। तो दो फाइल्स हम साइड बाय साइड एडिट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये हो गया स्प्लिट। अब स्प्लिट कितने भी बार कर सकते हो, कोई नहीं होगा, तो मैं दोबारा क्लिक कर दो तो यहाँ पे और स्प्लिट हो गया। अगर अगर इसे वर्टिकली लेके आना है तो यहाँ पे से ड्रैग करके नीचे ले आना, तो वर्टिकली स्प्लिट हो जाएगा। कैसे स्प्लिट करना, तुम्हें जैसा लेआउट बनाना तुम्हारी मर्जी। कुछ कुछ चीजें दिखा रहा है, जैसे ये वाली चीज है, ये क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स है कि जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो हमारा प्रोग्रामिंग एरर है ना, ये सेमीकोलन होना चाहिए सीन। तो एक एरर है यहाँ पे भी, स्क्विगली लाइन से दिखा रहा है वो रेड रेड। यहाँ पे तुम्हारा एक मिसिंग है, होवर करोगे तो दिखा रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन करके। और जितनी भी अगर पूरी फाइल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो वो सारी एक साथ दिखा देगा। यहाँ पे क्लिक करोगे इसमें तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स वाला टैब खुल जाएगा ये। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे साथ में दिखा देगा पूरी, जो एक्सपेक्टेड है सेमीकोलन वही वाली प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो पूरी फाइल्स की प्रॉब्लम दिख जाती है। अगर अलग अलग फाइल्स में भी है तो वो भी सारे फाइल्स की प्रॉब्लम यहाँ दिख जाती है। जैसे कि मैं अगर ड्रॉ वाली फाइल्स में भी एक प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, void पे भी कुछ मैलॉक यूज कर लेते हैं। मैलॉक में एक तो हमने यहाँ पे वो नहीं किया, सिर्फ मैलॉक का तो पता ही है ना। एक को से फाइव कर देते हैं सीधे। ठीक है, क्या तो वो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसमें होवर करोगे तो दिखा देगा वो। प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफायर ए इज अनडिफाइंड। तो यहाँ पे अगर अगर हम प्रॉब्लम्स में जाएंगे तो ये दोनों अलग अलग फाइल्स के सारी प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। ठीक है, इसको क्लोज कर दो, यहाँ पे हट जाएगा जो करंट एडिटर्स है उसके प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, सारे प्रोजेक्ट्स की फाइल्स के प्रॉब्लम नहीं दिखाता। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देगा तो वो हट जाएगा, हटा नहीं ना। प्रॉब्लम्स ये है, प्रॉब्लम्स वार्निंग या जो भी चीजें हैं इनको, वो सारी इसके अंदर दिखती है। ये वाला अभी रिमोट विंडो ये वाला करेंगे नहीं। ये वाला लाइन और कॉलम दिखा रहा है कि कौन सी लाइन में कौन सा कॉलम में हम क्लिक करोगे तो नेविगेट करना है, जहाँ भी करना है वहाँ पे, यहाँ पे इससे जा सकते हो। जैसे कि लाइन अगर फोर्थ लाइन पे जाना है तो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे तो वो सीधे फोर्थ लाइन में पहुंचेंगे। ये तो अभी ऑब्वियसली 10 लाइन की फाइल है, या 10 नहीं, देखिए 13 लाइन की फाइल है, तो इसमें तो छोटा है, सब साथ में दिख जा रहा है, पर बाद में हमारी सोर्स फाइल जब भी बनेगी तो उसमें नेविगेट करने के लिए ऐसे। ठीक है, ये स्पेसेस इंडेंटेशन, तो मतलब कि स्टार्टिंग में जो स्पेस है, इंडेंटेशन है, वो कितने उसका होना चाहिए स्पेसेस का, तो 4 स्पेसेस का है। और स्पेस यूज करना है, टैब्स यूज नहीं कर रहे। टैब्स यूज करना किसी लैंग्वेज में कंपलसरी होता है और किसी किसी में नहीं होता है। तो जहाँ पे कंपलसरी नहीं होता है वहाँ पे ज्यादातर स्पेसेस यूज किए जाते हैं, क्योंकि वो मोर कंट्रोल देता है हमें कि इंडेंट कैसे करना है। तो स्पेसेस का यूज करते हैं, जनरली 4 स्पेसेस का होता है। पर फिर प्रोजेक्ट की कन्वेंशन पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन से कितना स्पेस यूज कर रहे हैं। जैसे कि जो लिनक्स कर्नल का है उसका कन्वेंशन है कि 8 स्पेसेस यूज करना पर इंडेंटेशन लेवल, तो बहुत ज्यादा स्पेस है। तो पर वो फिर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। जनरली 4 स्पेस यूज करते हैं एक इंडेंटेशन लेवल के लिए।
पर इसमें एक कन्वर्ट इंडेंटेशन टू स्पेसेस, अगर पहले से ऐसी फाइल्स है तुम्हारी जो कहीं और से इंपोर्ट करी जिसमें टैब्स हैं पहले से, उसमें अगर तुम्हें वो टैब्स को स्पेसेस में कन्वर्ट करना है तो उससे कर सकते हो। तो ये अगर स्पेसेस है उसको टैब्स में कन्वर्ट करना है तो उससे कर सकते हो। इन ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस का मतलब जो किसी भी लाइंस के एकदम एंड पे स्पेसेस होते हैं जो फालतू के हैं, उनको हटाना है तो ट्रिम कर सकते हैं आपसे। ठीक है। और स्पेसेस का हो गया, ये हो गया फाइल इनकोडिंग। अलग अलग टाइप्स की इनकोडिंग होती है फाइल्स की, कि कैसे स्टोर हो रही है वो फाइल हमारे ड्राइव में। तो डिफॉल्ट इसको UTF-8 रहता है, और UTF-8 ही रहने देना है इसको, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। CRLF ये होता है लाइन एंडिंग्स। लाइन एंडिंग्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगा जिस टाइम सी में आएगा बैक स्लैश वाला, तो उस टाइम में लाइन एंडिंग के बारे में बताऊंगा, तो ये वही चेंज करने के लिए होता है। यहाँ पे ये चीज है, दिख रहा है वैसे तुम लोग को, क्या पता नहीं दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ये चीजें जो है, ये वाला लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सी लैंग्वेज है करंट फाइल की, अगर वो सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा तो जनरली हम वो कर ही लेता है वो इजिली। पर अगर नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी लैंग्वेज तुम यूज कर रहे हो उसको अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ये वाला ऑप्शन है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक फीचर्स हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस, जो सजेशन वाला होता है इसमें इंजन, वो उस चीज के लिए पार्सिंग और कोड एनालिसिस, तो ये सारी चीजें लैंग्वेज स्पेसिफिक है, तो इसमें जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे इस वाले में क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा वो है कि अगर जैसे सी है तो उसका कंपाइलर वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें Win32 है। अगर पाइथन होता तो यहाँ पर पाइथन का इंटरप्रेटर दिखाता है कि कौन सा यूज कर रहा है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे, और कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं इसमें VS कोड के अंदर, जो भी इस कोड स्पेसिफिक होते हैं तो वो यहाँ पे दिखाता है। जो भी एरर्स वेरर्स आते हैं जो कि कोड रिलेटेड, हमारे सोर्स फाइल रिलेटेड एरर्स नहीं होते, वो यहाँ पे दिखाता है। ठीक है। और ये इंटरफेस हो गया। अभी मैं इन एरर्स को सही कर देता हूँ। ठीक है, ये एरर्स सही हो गए। अब क्या है इसमें, तो मैंने दो चीज दिखा दी इसमें, एक एडिटर दिखा दिया, एक एक्सप्लोरर दिखा दिया। अब मैंने बताया था IDE में एक टर्मिनल भी होता है जिससे हम टर्मिनल यूज कर सकते हैं, तो उसमें टर्मिनल ओपन करने का तरीका होता है। अगर सिंपल वाला देखा जाए तो ये प्रॉब्लम्स में, नहीं नहीं यहाँ से नहीं खुलेगा, पहले को खुलता था। कुछ अब खोलने के लिए अ, या तो डायरेक्ट यहाँ से रन कर लो प्रोग्राम को, या तो यहाँ पर से व्यू करके टर्मिनल क्लिक कर लो, या तो फिर इसका शॉर्टकट जो है यहाँ पे दिख भी रहा था, जो व्यू जाकर शॉर्टकट दिख रहा था, कंट्रोल बैक टिक। कंट्रोल बैक टिक दबाओगे तो उससे टर्मिनल खुल जाता है। ठीक है, टर्मिनल खुल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टैब्स दिख रहे हैं, पर हमारा यूज का टर्मिनल ही है, आउटपुट भी नहीं है हमारे यूज का, और पोर्ट्स भी नहीं है, टर्मिनल है यूज का अभी हमारे। तो उसमें यहाँ पे टर्मिनल्स यूज कर सकते हैं हम। हाँ, जो जो इंस्टॉल्ड है तुम्हारे सिस्टम के अंदर वो अलग अलग टर्मिनल्स यूज कर सकते हो, जैसे कि मेरे उसमें पावर शेल है, कमांड प्रॉम्प्ट है, गेट प्रेस है, तो ये सारे टर्मिनल्स हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। मोर ऑन टर्मिनल्स लेटर, कल होगी शायद क्लास टर्मिनल्स की, तो ये यूज कैसे करते हैं, या जो भी अलग अलग शेल्स हैं उसको कैसे यूज करते हैं वो कल बताऊंगा। टर्मिनल कैसे खोलते हैं VS कोड के अंदर वो बता दिया मैंने अभी फिलहाल के। या फिर इसमें कुछ और है नहीं। हाँ, सेटिंग्स अगर देखी जाए तो सेटिंग्स भी कुछ कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ।
अच्छा है एक और चीज है, स्निपेट्स हैं जो मैं बताएंगे, अभी स्निपेट्स के बारे में बताऊंगा। कमांड पैलेट मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट की, इसके अंदर जाके जो भी कमांड्स हैं जो यूज कर सकते हैं हम इसमें, तो वो सारे कमांड्स यहाँ पे मिल जाते हैं, टाइप करके वो कर सकते हैं यूज। जैसे कि एक यूज करता हूँ मैं रिलोड विंडो का, जब भी कोई विंडो में मतलब इस VS कोड के अंदर कोई दिक्कत आ रही होती है, रिफ्रेश करना होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट की फिर यहाँ पे रिलोड विंडो कर दो, इसको एंटर करके रिलोड हो जाता है VS कोड। एक ये है, और भी कुछ करना है, कमेंट यहाँ से भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट की कमेंट, तो यहाँ से भी कमेंट वो कर सकते हो, टॉगल ब्लॉक करें कमेंट, टॉगल लाइन कमेंट, तो यहाँ से भी वो कर सकते हो use। तो कमांड पैलेट के अंदर लगभग सारी चीजें होती है जो भी VS कोड के अंदर है, लगभग सारी चीजें यहाँ से कर सकते हो। सेटिंग्स भी खोल सकते हो यहाँ से, ढूंढना पड़ेगा बहुत सारी अलग अलग चीजें की। ठीक है, तो अभी सेटिंग में चलते हैं, कमांड पैलेट का बता दिया मैंने। उसमें सेटिंग्स में इसमें दो चीजें होती है, एक होता है यूजर और एक होता है वर्क स्पेस, दो टाइप की अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, हम दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है कि सेटिंग कहाँ पे अप्लाई हो रही है। यूजर वाला क्या होता है, यूजर वाला होता है कि जो हमारा करंट यूजर है उसमें जो VS कोड इंस्टॉल है, तो जहाँ पे भी अलग अलग प्रोजेक्ट में जिसमें भी तुम VS कोड ओपन कर लो, सबके लिए सेम सेटिंग अप्लाई होगी, जो भी लगा होगा यूजर सेटिंग के अंदर उसमें वही वाली सेटिंग, सारे अलग अलग जितने भी इंस्टेंस खोल लो तुम VS कोड के, सब में सेम सेटिंग अप्लाई होगी जो यूजर वाली है। वर्क स्पेस वाली क्या होती है, वर्क स्पेस का मतलब होता है जो भी प्रोजेक्ट है तुम्हारा वो तुम्हारा एक वर्क स्पेस है। अब अलग अलग वर्क स्पेस के अंदर तुम अलग अलग सेटिंग्स लगा सकते हो, वो उस पर्टिकुलर वर्क स्पेस के अंदर ही इनेबल होगी। और प्रेफरेंस कौन सा होता है, पहले वर्क स्पेस वाली अप्लाई होती है, उसके बाद यूजर वाली अप्लाई होती है। तो मतलब अगर वर्क स्पेस में कुछ सेटिंग्स हैं तो वो पहले लगेगी, और यूजर में तो वो बाद में लगेगी, तो मतलब वो नहीं लगेगी अगर वर्क स्पेस में है तो यूजर और वर्क स्पेस ये दो चीजें हो गई। सेम सेटिंग्स होती हैं लगभग सारी, कुछ कुछ जैसे वर्क स्पेस के अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी वाली सेटिंग नहीं है क्योंकि वो पूरा ओवरऑल ही है, और कुछ इनके इंटरनल्स में भी होगी सेटिंग्स जो कि वर्क स्पेस में नहीं है, यूजर्स में है वाली। ठीक है, तो वो होती है। अभी मेरी वाली सेटिंग्स सिंक्ड है इसमें क्योंकि मैंने उसको इनेबल कर रखा है, सिंकिंग इनेबल कर रखी है। यहाँ पे से एक सेटिंग चेंज करना तो मैंने बताया था, यहाँ पे फॉन्ट में फैमिलीज में कैस्केडिया को ओपनर फॉन्ट हमने यहाँ पे अप्लाई करा था अपने VS कोड में। ठीक है, और उसमें कुछ सेटिंग्स हैं, और उसमें सेटिंग एडिट करने के दो मोड होते हैं। एक तो ये है जो हमारा ग्राफिकल इंटरफेस वाला है, जहाँ पे से कि हम जैसे फाइल का ऑटो से यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं किस टाइप का है, और तो एक्सटेंशन है जैसे कि सी के एक्सटेंशन है, यहाँ पे इंटेलिजेंस का लेवल क्या है वो, ऑटो कंप्लीट, ये सारी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसमें एक और तरीका होता है जेसन। जेसन अगर अभी तुम्हें पता नहीं होगा जेसन क्या होता है, इसको पता है ओके, वो भी बाद में पढ़ेंगे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक जेसन से भी सेटिंग हम वो कर सकते हैं। जेसन क्या होती है, एक फाइल ही होती है, टेक्स्ट फाइल, जिसके अंदर हम ऐसे कीवर्ड पेयर में अपना वो डेटा डालते हैं, और इसको पार्स करना VS कोड समझता है कि इस सेटिंग्स को कैसे पढ़ना है। जैसे कि अगर हमने एक थीम लगा रखी है वर्क बेंच डॉट कलर थीम टोकेनाइज फॉर्म कर सकते हैं, तो इस सेटिंग को हम यहाँ करते हैं। वर्क बेंच वाली थी ना वो, तो वर्क बेंच के अंदर यहाँ पे होगी कहीं ना कहीं थीम, अपीयरेंस के अंदर होगी। हाँ ये कलर थीम, वर्क बेंच के अंदर कलर थीम, तो टोकेनाइज स्टॉम, तो वो वाली सेटिंग वहाँ अप्लाई हो रखी है। तो यहाँ दोनों ये सिंक रहते हैं, ये जो GUI है ये जाके यहीं पे सेव होती है जेसन के अंदर, ये बस हमें दिखाने का तरीका अच्छे से। ठीक है, तो तुम वहाँ चेंज करोगे तो वहाँ भी चेंज होगा GUI के अंदर। तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स दिख जाती है जो तुमने चेंज करे हैं। यहाँ पे यहाँ पे भी देखने का तरीका होता है कि फिल्टर कर लो यहाँ पे मॉडिफाइड वाली, तो फिर वो सारी दिख जाएगी जो तुमने मॉडिफाई कर रखी है, सारी मॉडिफाई कर रखी है मैंने। ठीक है, तुम्हारे इसमें जो होगी वो सारी तुम्हें दिख जाएगी।
ये सेटिंग्स हो गई, तो मैं तुम्हें इनेबल कौन कौन सी करनी है। एक तो मैंने कोड रनर का बताया था, रन इन टर्मिनल। ठीक है, रन इन टर्मिनल ये इनेबल करना है। एक मैं एक और बताऊंगा, रेंडर वाइट स्पेस वाली। रेंडर वाइट स्पेस पहले से इसमें जो रहता है वो सिलेक्शन वाला रहता है कि अगर मैं इसमें करूँ तो देखो यहाँ पर भी जो स्पेसेस हैं उसमें कुछ प्लेन दिख रहा है, वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। पर अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे सिलेक्टेड वाले में डॉट डॉट दिख रहा हूँ यार कैसा। तो ये व्हाइट स्पेस को रेंडर कर रहा है, मतलब अलग से दिखा रहा है व्हाइट स्पेस को। यहाँ पे व्हाइट स्पेस दिख रहा है इसमें, ठीक है, डॉट डॉट करके। तो ये सिलेक्शन में दिख रहा है। मैं प्रेफर करता हूँ कि हर टाइम दिखे, क्योंकि अगर कभी ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस जो होते हैं हमारे, वो दिखते नहीं है इसमें। यहाँ पे चले जाऊंगा पता नहीं चलेगा, तो पर सिलेक्ट करने के बाद तो पता चल जाएगा, पर पहले नहीं पता चलेगा, तो इसलिए मैं उसे ऑल पे इनेबल रखता हूँ। ऑल पे रखूंगा मैं। अलग अलग ऑप्शन है बाउंड्री, मतलब जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग पे है, बीच पे नहीं। स्टार्टिंग और एंडिंग पे अगर है तो वो दिख जाएंगे, जैसे कि ये वाले। यहाँ पे बीच में स्पेसेस का नहीं दिख रहा, पर ये स्टार्टिंग और एंडिंग के दिख रहे हैं। ये बाउंड्री हो गई, सिलेक्शन हो गया, बता दिया था जिसमें सेलेक्ट करेंगे। ट्रेलिंग होगा जो लास्ट पे होगा, वो वाले दिखेंगे, स्टार्टिंग वाले नहीं दिखेंगे। तो वो तुम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मैं फिर ऑल रखता हूँ। ऑल पे सारे दिखते हैं, चाहे बीच के हो चाहे स्टार्टिंग एंडिंग, सारे दिखते हैं उस पर। ठीक है, जैसे ये हो गया बीच पर, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक रेंट वाइट स्पेस। और कौन सी सेटिंग है? सेव फाइल्स हो गया, फाइल लाइन नंबर रिलेटेड थोड़े रेट। लाइन नंबर्स तो बाय डिफॉल्ट होंगे शायद। हाँ, ऑन ही है ना वो। सही है। और फिलहाल के लिए इतनी सेटिंग्स सही है, बाकी और सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। जो होगी वो बाद में जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे सेटिंग चेंज करते रहेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही वीएस कोड का यूजेस। अच्छा, बार बार भूल जा रहा हूँ स्निपेट्स वाला बताना। स्निपेट्स क्या होते हैं? स्निपेट्स जैसे कि मैंने एक यूज केस तो यहाँ पे दिखा दीजिए, मैंने एक अपना बना रखा है डिफॉल्ट। उसमें क्या है, जैसे कि हमारा पता ही है जो हमारा सी प्रोग्राम होता है बेसिक, उसमें अरे बेसिक उसमें ये वाला तो स्निपेट हमेशा होता है। ऐड हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड आईओ.h इंट मेन वॉइड रिटर्न जीरो। तो इतना पार्ट तो हमेशा होता ही है हमारे VS कोड, मतलब वो सी के अंदर। ठीक है, तो इससे हमें बार बार टाइप करना पड़ेगा जितनी भी सी फाइल्स बना रहे हैं हम। ठीक है, तो क्यों ना इसको हम ऐसा कर सके कि ये थोड़ा कुछ टाइप करने में खुद आ जाए, ऑटो कंप्लीट हो जाए। तो उस चीज के लिए हम यहाँ पे एक स्निपेट्स बना सकते हैं। स्निपेट्स होता है कि कुछ जो कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि रिपीट होते हैं। तो उसको स्टोर करना है कहीं पे कि हम एक कीवर्ड का यूज करके उसको हम अपने फाइल के अंदर यूज कर सकें। जैसे कि अगर मैंने जो बनाया था वो बी मेन नाम से बनाया था, तो अगर मैं बी मेन टाइप करूँ, यहाँ पे सजेशन आ रहा है उसका, बेसिक सी प्रोग्राम पे जो मैंने बनाया था, जस्ट स्निपेट। तो यहाँ पे ये वाला बना रखा था मैंने। तो मैं अगर इसे इस वाले को वो करूंगा, क्लिक करूंगा इसमें। वैसे अगर कीबोर्ड से एंटर भी कर सकते हो, टैब भी दबा सकते हो, तो उससे तुम्हारा ये हो जाएगा, ये वाला रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट। तो वाला स्निपेट यहाँ पे आ गया। अब जैसे कि मैंने इसमें क्या कर रखा है कि मैं यहाँ पे अगर मुझे और लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी है, जैसे मान लो है स्टैंडर्ड लिब करनी है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एंटर दबाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी डाल दी। अब मुझे मेन फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है या पैरामीटर लिस्ट है उसको चेंज करना है।
तो सीधे टैब दबा सकता हूँ, टैब दबाऊंगा तो उसके अंदर पहुंच जाऊंगा और मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मान लो अभी मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं है, मैं सीधे वर्ड डाल सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वर्ड डाल दिया मैंने। अब मैं सीधे टैब दबाऊंगा तो फिर मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। अब ये मेरे लास्ट जगह है, इसके बाद टैब दबा के कुछ शो नहीं होगा, जो कि नॉर्मल टैब का फंक्शन होता है वो होगा। तो अब मैं यहाँ पे पहुंच गया। तो ये सिलेक्टेड है अभी। तो मैं सीधे टाइप करना स्टार्ट कर सकता हूँ, जो कि मुझे अपना प्रोग्राम लिखना है। तो इंट ए इक्वल्स टू 5 या 5, फिर प्रिंट एफ परसेंट डी बैकस्लैश एंड यहाँ पे ऐसे करके मैं अपना प्रोग्राम लिख सकता हूँ। तो जो हमारा बेसिक स्निपेट रहता है सी का, वो मुझे बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, मैं सीधे वो बी मेल लिख सकता हूँ, उसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये फीचर करता है स्निपेट VS कोड के अंदर। तो इसको बनाने के लिए वैसे तो हम पे जो हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं उस पे भी होते हैं ये वाले स्निपेट्स, पर सारे स्निपेट्स तो नहीं डाल सकते वो भी। तो जो जो हमें अगर खुद के कुछ कस्टम बनाने तो वो बना सकते हैं। तो जैसे कि इसमें अगर मैं फंक्शन का देखूँ तो फंक्शन का नहीं है स्निपेट, फॉर लूप का होगा शायद। तो जैसे फॉर करता हूँ मैं, तो यहाँ पे स्निपेट आ रहा है फॉर का, जैसे ये आ रहा है ना स्टार्टिंग वाला। ये ये यहाँ पे ऐसा आइकन दिखेगा तो स्निपेट है, ये दिखेगा तो ये खाली टेक्स्ट है, ये नीचे वाले जो है। और ये ऐसा दिखेगा तो ये ऑब्जेक्ट मतलब फंक्शन होगा। ठीक है, तो टैब दबाऊंगा तो मैं ये फॉर का स्निपेट। तो ये वाला एक्सटेंशन सा है, ये मैंने खुद नहीं बनाया है। ये वाला एक्सटेंशन का स्निपेट है, तो मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ इसे। एंड आई फिर टैब दबाऊंगा तो वेरिएबल चेंज हो गया। जैसे इसमें क्या है कि ये लूप का वेरिएबल जैसे आई है, तो मैं एक ही जगह चेंज करूंगा, सारे खुद चेंज हो जाएंगे। मान लो के बना लिया, वैसे तो आई होता है, इस वाले एग्जांपल के बना लिया। और फिर मैं यहाँ पे कितने बार चलाना है, 10। यहाँ पे फिर एक और करना है, तो इंक्रीमेंट कैसे करना है वो चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे कोड जो भी है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्टी कर दे रहा हूँ। वाइल का भी स्निपेट होगा ऐसे, इफ का भी होगा। इफ के अलग अलग है, जैसे इफ एक ये वाला है, और इफ फिर डी भी है। ये तो वो है प्री प्रोसेसर मैक्रो, इसको छोड़ो। इफ एल वाला, इफ एल स्टेटमेंट होगा ये वाला। तो ये इफ एल वाले तो स्निपेट बहुत होते हैं, वो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मतलब यूज करोगे तो वो दिखाते रहते हैं साथ साथ में। तो तुम्हारे कोड की स्पीड बढ़ाएंगे, कोड करने की स्पीड बढ़ाएंगे, सारी चीजें बार बार टाइप नहीं करनी पड़ेगी। तो बनाने का तरीका क्या है कि सेटिंग्स पे जाओ। यहाँ पे सेटिंग्स में स्निपेट्स वाले जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करो। यहाँ पे आ जाएगा कि किस वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बनाना है तुम्हें। ठीक है, जैसे कि सी सेलेक्ट कर लेना। मेरे यहाँ पे आ रहा है सी और जेसन, मैंने पहले से बना रखा है तो यहाँ पे आ रहा है, वो नीचे नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो क्लिक कर लेना उसमें। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसमें यूजर डिफाइंड स्निपेट्स है। यूजर डिफाइंड स्निपेट्स ये होते हैं जो हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपना सेव करेंगे। तो ये भी एक जेसन फाइल है, जेसन फाइल फिर से मैं बाद में बताऊंगा, पर अभी स्निपेट बनाना बता देता हूँ कैसे करना है। तो एग्जांपल भी दिया है कि कैसे करना है। प्लेस योर snippet for C here. Each snippet is defined under snippet name and has a prefix, body and description. तो इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो मान लो हमें एक स्निपेट बनाना है, कौन सा, किस चीज के लिए बनाए। तो ये इनपुट वाला मैंने बना तो रखा है। एक फंक्शन का स्निपेट बना देते हैं जो कि जो जिसका बेसिक्स वो क्या होगा कि एक पैरामीटर लिस्ट होगी, उसमें एक सिंगल पैरामीटर होगा, उसको प्रिंट कर रहा होगा, बाकी चेंज करना तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक और एक फंक्शन का बनाते हैं। ठीक है, ग्रीट नाम रख देते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्टार्टिंग का नाम है वो कुछ भी रख सकते हो, ग्रीट। यहाँ पे ये जो वहाँ पे दिखाएगा, जब हम अपना कीवर्ड टाइप करेंगे, जो प्रीफिक्स होता है, इसमें प्रीफिक्स होता है, वो टाइप करेंगे तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिखाता है वो उसमें ये वाली चीज दिखाएगा, उसका नाम है। ठीक है,
तो हमारी ये फाइल एकदम एम्प्टी आएगी। इसके बाद सीधे एक और कर्ली ब्रैकेट होगा यहाँ पे नीचे। ये वाला सबसे नीचे, ये वाला, ये बीच के लिखा हुआ उसमें वो है, मैंने खुद डाल रखा है सारे अपने सब्जेक्ट्स। तो डबल कोट्स के अंदर पहले ये वाला नाम, जो कि हमारा ये डिस्क्रिप्शन है उसका, ठीक है। तो ये यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर इसके अंदर मतलब इस कोलन देके, कोलन के बाद कर्ली ब्रैकेट्स, स्टार्ट और एंड खुद हो जाएंगे VS कोड के अंदर। और पहले ये एंड वाले के पीछे कॉमा लगा देना। इससे क्या हो जाएगा, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है और दो ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाएंगे। तो उसमें वो जेसन का सिंटेक्स ऐसा होता है। तो अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा इसमें अलग अलग चीजें, जैसे कि पहला प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, उसके बाद भी सेमी वो कॉलन। फिर कॉलन के अंदर प्रीफिक्स जो है ये स्ट्रिंग लेगा। स्ट्रिंग जो भी इसका प्रीफिक्स, मतलब जो वहां पे टाइप करोगे जिससे ये वाला स्निपेट ट्रिगर होना चाहिए, ये वाला दिखेगा। तो इसका नाम भी हम ग्रीट रख देते हैं, ये छोटे में रखते हैं, ठीक है। और फिर कॉमा लगा के फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाना। यहाँ पे आएगी बॉडी, हमारी बॉडी मतलब, या पहले डिस्क्रिप्शन डाल लो। डिस्क्रिप्शन वही है कि जो वहाँ पे दिखना है हमें, बेसिक ग्रीट फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद बॉडी, बॉडी के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, अब जो भी हमारे बॉडी होगी, हमारी जो स्निपेट है उसकी वो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब के बाद एक वो देना, लास्ट में कॉमा। और फिर बॉडी जब स्टार्ट होगी इसके कॉलन के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, स्टार्ट और एंड, और उसके बीच में जो भी चीज आएगी हमारी बॉडी, वो स्निपेट्स की बॉडी। तो हमारा फंक्शन क्या होता है, एज अ स्ट्रिंग लिखना है इसको, अलग अलग लाइंस में, जो अलग अलग लाइंस होगी अलग अलग स्ट्रिंग्स में सेपरेट करना, हर स्ट्रिंग को एक कॉमा से सेपरेट करना। जैसे कि मैं करके बता देता हूँ, पहला हमारा कोई रिटर्न नहीं करेगा तो उसका टाइप वॉइड आएगा फंक्शन का, ठीक है। उसका नाम हम ग्रीट ही रखते हैं। और ग्रीट नाम ना रख के हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस नाम को यूजर चेंज कर सकता है, तो ऐसा प्लेस होल्डर बना सकते हैं इसको, जहाँ पे कि वो स्टार्टिंग में उसका कर्सर आएगा, उसको चेंज करेगा, फिर टैब दबाएगा तो दूसरे प्लेस होल्डर में चले जाएगा। उसको करने का तरीका क्या है, उसको करने का तरीका ये है कि यहाँ पे डॉलर, फिर डॉलर पे कॉलन, मतलब कॉलन, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर जो नंबर है, कौन सा नंबर, मतलब ये प्लेस होल्डर नंबर कौन सा है। वैसे 1 से स्टार्ट करते हैं। 0 जो नंबर होता है वो होता है जहाँ पे लास्ट आना चाहिए हमारा कर्सर। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो पहला वाला ये है। और इसके बाद कोलन देना है, कोलन के बाद यहाँ पे हम जो भी हमारा डिफॉल्ट वर्ड होना चाहिए, डिफॉल्ट हम ग्रीट रखते हैं, ठीक है। और इसके आगे फंक्शन का नाम हो गया, फंक्शन के नाम के बाद हमारा जो सी में आता है वो आता है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर लिस्ट आती है। पैरामीटर लिस्ट को हम रखेंगे डिफॉल्ट, मतलब प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर रखेंगे। तो फिर से डॉलर, डॉलर के बाद कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये कौन सा नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। 2 नंबर का है, तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, वो वाला क्या बोलते हैं, वेरिएबल। पर जैसे कि हम कैश स्टार करते हैं, कैश स्टार गेन कर लेते हैं। तो ये एक और हमारा प्लेस होल्डर बन गया, पैरेंथेसिस से क्लोज कर देंगे और फिर सेमी, वो यहाँ पे से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। ये वाला सिंटैक्स उसका है सी का। और फिर यहाँ पे एक वो लगाएंगे, कॉमा, एंटर, नेक्स्ट लाइन में एक और स्ट्रिंग डालेंगे। ये नेक्स्ट लाइन हमारी जो भी फंक्शन के अंदर आएगी। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करना चाहते हैं, 4 लाइन का स्पेस दे देते हैं इंडेंटेशन के लिए, 2 3 4, 4 स्पेसेस आ गए। उसके बाद हमें प्रिंट कराना है इसको, तो प्रिंट है, प्रिंट एफ, एक पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर क्या आएगा, हमारा एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे डबल कोड डायरेक्ट डाउन वो नहीं कर सकते, लिख नहीं कर सकते, तो हमें उसको एस्केप करना पड़ेगा। एस्केप करने के लिए बैक स्लैश और फिर सेमीकोलन, मतलब वो सेमीकोलन में कोट्स, डबल कोट्स, ठीक है। फिर एक और एस्केप,
बैकस्लैश फिर डबल कोट्स, फिर ऐसे क्लोज कर देना इसको पैरेंथेसिस में। तो वो ये हमारे प्रिंट एफ का वो स्ट्रिंग बन गई। उसके अंदर हमें परसेंट एस डालना है, और फिर यहाँ पे कॉमा के अंदर कौन सा वो डालना है हमें, यही वाला पैरामीटर चाहिए, ये वाला पैरामीटर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं ना। तो हमें वैसे ये करना चाहिए कि यहाँ पे से ये बनाना चाहिए डॉलर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे तो इजी रहेगा इस फंक्शन का नाम। वैसे ये खाली एग्जांपल है, एक एक्चुअल स्निपेट बनेगा नहीं, यूजफुल है नहीं, खाली इस वाले एग्जांपल जो आसान होगा। तो यहाँ पे हम सीधे डॉलर टू लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर दिया, और फिर अब फंक्शन क्लोज हो जाएगा, इतना और कुछ चाहिए नहीं, इसको प्रिंट ही करना था। तो ये हमारी एक स्निपेट बन चुकी है। अभी चेक करते हैं सही से काम कर रही है नहीं कर रही होगी तो कुछ देखेंगे फिर। और हाँ, इसके बाद एक और लाइन डाल देते हैं जहाँ पे हमारा वो कर्सर आना चाहिए। तो इसके एंड पे डाल देते हैं, जहाँ पे अगर हमें कुछ डालना होगा तो यहीं पे आ जाएगा वो। यहाँ पे जीरो से वो कर देते हैं। ठीक है, तो जीरो का मतलब होता है जीरो प्लेस होल्डर जो है जहाँ पे आना चाहिए। अब इसमें दो टाइप के हैं, एक प्लेस होल्डर वाला है जिसमें कि हमने डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहले नंबर है उसके बाद सेमीकोलन डाल के एक वर्ड लिखा है। ये वर्ड क्या है, जो पहले से वहाँ पे लिखा आएगा, पर ये सिलेक्टेड आएगा तो हम अगर सीधे टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो ये वाला रिप्लेस हो जाएगा वहाँ पे। और एक ही मैंने यूज करे जिसमें कोई वर्ड नहीं लिखा है, सीधे नंबर लिखा है। ये नंबर क्या है, ये है कि यहाँ पे कर्सर आएगा, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आएगा पहले से, कि बस कर्सर आ जाएगा यहाँ। और जैसे कि इन दोनों में नंबर सेम है, इसका मतलब होता है ये सेम है, तो मैं जो यहाँ पे टाइप करूंगा वो यहाँ पे भी आएगा टू में। ठीक है, अगर मैं वन वाला एक और प्लेस होल्डर कहीं और बना देता तो जो वन में टाइप करता वो दूसरे जगह भी आता। जीरो वाला स्पेशल होता है यहाँ पे एंड पे कर्सर आता है हमारा, तो उसके बाद नॉर्मल मोड पे चले जाते हैं। तो अगर मैंने वो स्निपेट बना दिया और मैं यहाँ पे अगर एक फंक्शन बनाने की कोशिश करूँ, क्या नाम था उसका, ग्रीट। तो GRE, वो तो स्निपेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिख रहा है हमारा कैसा है बेसिक ग्रीट फंक्शन, ये वाला कौन सा है जो हमने डिस्क्रिप्शन डाला था, बेसिक ग्रीट फंक्शन। और प्रीफिक्स हमारा वो है जो कि वहाँ पे हम टाइप करेंगे तो वहाँ पे सजेशन में आएगा। तो मैं टैब दबा के इसे वो इंसर्ट करता हूँ। तो जैसे कि मेरा ग्रीट वर्ड सिलेक्टेड आया तो फंक्शन का नाम मैं चेंज कर सकता हूँ अभी डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँ, वेलकम कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कोई बैक स्पेस नहीं दबाया, सीधे मैंने टाइप करना स्टार्ट कर दिया, वो चेंज हो गया क्योंकि वो सिलेक्टेड था पहले। अब मैं टैब दबाऊंगा तो पैरामीटर नेम में पहुंच जाऊंगा। तो देखो दोनों अगर वो थे ना, हमारे क्या थे, डॉलर टू वाले थे वो, तो दोनों सेम पैरामीटर्स थे। तो उसमें सेम आ रहा है और दोनों सिलेक्टेड है और दोनों में कर्सर है। तो मैं टाइप करूंगा तो दोनों जगह चेंज होगा उसका। ठीक है, और यहाँ पे एक और हल्का सा वो दिख रहा होगा पीछे मान कि ये है उसका क्या बोलते हैं, जो हमारा अलग अलग कर्सर की पोजीशन दिखाता है कि कहाँ कहाँ पे आएगा वो। जैसे पहला ये वाला भी हाईलाइटेड है, तो इसमें भी मतलब आया था वो पहले, और इस वाले में अब इसके बाद जाएगा। ठीक है, पर अगर हमें क्या करना है, हमें वापस पिछले वाले में जाना है, कि मतलब नाम चेंज तो कर दिया पर वो गलत हो गया है या चेंज करना है उसको दोबारा, तो हम शिफ्ट टैब से जा सकते हैं वहाँ पे। तो शिफ्ट टैब पे आऊंगा तो मैं वापस उसी वाले में चले गया, फिर से अगर मुझे ग्रीटी रखना है उसका नाम तो मैं ऐसे रख सकता हूँ। और ये सजेशन आ रहा है, इसको हटा देता हूँ। फिर अगर मुझे अब नेक्स्ट वाले में जाना है, टैब दबाऊंगा, वो हट गया, रुक जाओ दोबारा। हाँ, तो मैं टैब दबाऊंगा तो नेक्स्ट वाले में चले जाऊंगा, उसका नाम जैसे कि मैं पैराम रख देता हूँ, पैरामीटर। ठीक है, फिर मैं हाँ, तो ऐसे टैब दबा के नेक्स्ट, इसमें कुछ भी रख सकता हूँ मैं नाम, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा। तो वो दिखा दिया मैंने, दोनों साथ में हो रहे हैं। दोबारा टैब दबाऊंगा तो अब ये लास्ट वाला पहुंच गया। इसके बाद टैब दबा के नॉर्मल टैब का फंक्शन होता है स्पेस देना, मतलब टैब देना, तो वो होता है
ये वाली पोजीशन कौन सी है, $0 वाली, तो इसके बाद अब कुछ नहीं। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा, यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है तो लिखना है, नहीं तो हो गया खत्म। तो ऐसा स्निपेट बनते हैं हमारे। उसमें मेन स्निपेट बनाने का तरीका क्या है कि सारी अलग अलग लाइंस को अलग अलग स्ट्रिंग्स में सेपरेट करना, हर स्ट्रिंग के बीच में कोमा लगाना, और जहाँ पर भी हमें प्लेस होल्डर चाहिए तो वहाँ पे डॉलर फिर कर्ली ब्रैकेट वाला सिंटेक्स यूज करना, जो कि दो सिंटेक्स है। अगर सिर्फ नंबर लिखते हो तो वहाँ पे सिर्फ कर्सर आएगा, अगर नंबर लिखने के बाद उसमें कोलन लगा के कोई वर्ड लिखते हो तो वो वर्ड पूरा लिखा आएगा, और वो सेलेक्टेड वर्ड आएगा तो उसे डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। तो ये तरीका हो गया इस स्निपेट बनाने का। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है पहले से, अगर तुम्हें पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। हो गया। इसमें ये था कि एस्केप करना, ही तो सी में भी ऐसे ही होता है। अगर डबल कोट्स के अंदर अगर डबल कोट्स यूज करने तो तुम्हें बैक स्लैश से एस्केप करने पड़ते हैं, तो वही तरीका इसमें भी है। जेसन जेसन हम बाद में पढ़ेंगे। स्निपेट्स का हो गया, और मैं ये स्निपेट हटा देता हूँ। अरे यहाँ पे ये वाला कॉमा लगाना मत भूलना, ये जो है। अगर तुम्हें ये वाला स्निपेट बनाना है तो तुम यहाँ से देख सकते हो। ये वाला देख लेना, ऐसे करके बना सकते हो। हाँ, अगर तुम्हें मेन के अंदर कौन ये पैरामीटर क्या है ये नहीं पता है तो अभी हम जब सी पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा, तब बता दूंगा मैं। सिंपल सा फंक्शन है ये वाला तो। और ये एक इनपुट का बनाया था मैंने कि अगर इनपुट लेने के लिए बार बार सेम चीज लिखनी पड़ती तो इसमें भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो यहाँ वाली चीज तो हटा देता हूँ मैं, और यहाँ वाली चीज भी हटा देता हूँ मैं, इसको रिटर्न 0 कर देता हूँ। हाँ, तो जैसे इनपुट का क्या है, मैं इनपुट टाइप करूंगा एंड वो टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे इनपुट के लिए आ जाएगा, प्रिंट एफ में क्या डालना है, एंटर एन मान लो ऐसे डालना है हमें। हाँ, और फिर मैं टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे कुछ लिखना है उसके आगे, मतलब कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू यहाँ पे दिखानी है तो ठीक है, तो मैं एक और बार टैब दबाऊंगा तो वहाँ पे पैरामीटर डाल सकता हूँ या आर्ग्यूमेंट डाल सकता हूँ। अगर मुझे नहीं डालना तो मैं फिर शिफ्ट टैब दबा के पहले से वो तो ये वाला सिलेक्टेड आएगा ना, तो मैं इसको बैक स्पेस दबा के हटा दूंगा। अ, तो दोबारा करना पड़ेगा। हाँ, से यहाँ पे एंटर एंड, ठीक है। टैब दबाऊंगा, ये वाला सिलेक्टेड आया, मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो वो हट जाएगा। और अगर दोबारा टैब दबाता तो आगे आर्ग्यूमेंट के जगह चले जाते, यहाँ पे मैं अपना आर्ग्यूमेंट डाल सकता, तो मुझे आर्ग्यूमेंट डालना तो मैं कॉमा भी हटा दूंगा। ठीक है, फिर मैं दोबारा टैब दबाऊंगा, मैं इस वाले के अंदर चले गया कि अब मुझे स्ट्रिंग कौन वो मतलब वो फॉर्मेटिंग स्कैनिंग के लिए कौन सी स्ट्रिंग डालनी है, तो मैं परसेंट अगर डी डाल देता हूँ। और कि उसका वेरिएबल का नाम क्या है, तो दोबारा टैब दबाऊंगा तो कहाँ पे डालना है मुझे, मान लो एम परसेंट एन करके एक वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो वहाँ पे वो सजेशन आ तो टैब दबा के वो आ जा रहा है इसलिए। ठीक है, तो ऐसे मेरा ये वाला स्निपेट ऐसा है। चलो इसको एक और मॉडिफाई कर सकते हैं, तो साथ में करते हैं। चलो कि यहाँ पे एक तो वो बना सकते हैं कि डेटा टाइप कौन सा डालना है, थोड़ा जेनरिक बनाए। चलो एक दूसरा बनाते हैं इंटीजर इनपुट करने के लिए, ठीक, जिसमें खाली इनपुट करके तो खाली हमें अगर इंटीजर इनपुट करना है तो वो, तो मैंने थोड़ा तो कॉपी कर लिया उससे जो है। अब इससे थोड़े से चेंजेस करना है, वो क्या है कि हमें एक इंटीजर बनाना है और उसका वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। वेरिएबल के नाम को हम क्या करते हैं, एक प्लेस होल्डर बना देते हैं। ठीक है, तो उसको बनाते हैं 1 नंबर का स्टार्टिंग का होगा, और उसको कर देते हैं ए नाम से। तो अगर अगर हमें नाम नहीं चेंज करना तो वो ए नाम से रहेगा। अब इसी को हम क्या करते हैं, अम, इसके अंदर यहाँ पे हम पहले से डाल देते हैं एंटर अ नंबर।
ये हमारा प्रिंट है फंक्शन जो है उसके अंदर जो स्ट्रिंग आती है पहली वो है। फिर ये वाला तरीका क्या है वो, अगर वहाँ पे वो डालना है वेरिएबल, तो हमें यहाँ पे वेरिएबल तो नहीं डालना, हम सीधे इसको हटा देते हैं क्योंकि इसमें इंटर नंबर सही रहेगा पहले से। यहाँ पे रेड लाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसके पीछे मैंने कॉमा डालना है, तो कॉमा डालना है, याद रखना। ये हो गया, ये हो गया। और इसके पीछे अब यहाँ पे एक इंटीजर है तो परसेंट डी ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी जगह वन, वन सीधे वन डाल दो क्योंकि ऊपर सेव है तो नीचे भी वही आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम हम सेट करेंगे वो यहाँ पे खुद से आ जाएगा, और अगर इंटीजर है तो हम एम परसेंट भी डाल देते हैं स्टार्टिंग में। तो इस वाले को हम वो करें, अब इसके लिए प्रीफिक्स भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों को सेम हो जाएगा। आई इनपुट कर देते हैं, ठीक है। तो इस वाले को अगर हम हटा दें तो दोबारा ट्राई करते हैं, आई इनपुट। तो अब आ रहा है, इसमें हम नाम लिख सकते हैं सीधे, तो दोनों जगह चेंज हो गया। टैब दबाऊंगा वो डॉलर जीरो वाले में पहुंच जाएगा, डॉलर जीरो जहाँ लास्ट आता है, ठीक है। तो इससे हमारा इंटीजर इनपुट करने वाला भी एक स्निपेट बन चुका है, जहाँ पे हम एक ही जगह नाम चेंज करके दोनों जगह नाम चेंज हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे एक्सटेंशन पे सारे स्निपेट्स नहीं है जो तुम्हें चाहिए, वो तुम खुद ऐसे बना सकते हो। तो मुझे अब ये वाले नहीं चाहिए तो मैं हटा देता हूँ, रीड वाला भी हटा देता हूँ। हम्म, तो अब स्निपेट्स के बारे में भी हो गया। आई थिंक इतना इनफ है आज के लिए, खत्म हो चुका है वैसे सब।